classification according to the direction of the mutations। तो डायरेक्शन के हिसाब से जो पहली म्यूटेशन है वो है फॉरवर्ड म्यूटेशंस। जो नॉर्मल इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप। अगर एक वाइल्ड टाइप में म्यूटेशन हो जाए तो वो नॉर्मल फिनोटाइप की जगह पर एबनॉर्मल फिनोटाइप शो करेगा। ऐसे म्यूटेशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। वाइल्ड टाइप फिनोटाइप जो है उसकी जगह ये एबनॉर्मल फिनोटाइप जो है वो म्यूटेशन की वजह से होगा। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। और मेजॉरिटी जो है म्यूटेशंस की वो फॉरवर्ड म्यूटेशंस होती है। नॉर्मल पॉपुलेशन से एबनॉर्मल फिनोटाइप जो है जो भी होगा वो फॉरवर्ड म्यूटेशन का होगा। दूसरा है रिवर्स और बैक म्यूटेशंस। अगर एक म्यूटेंट जो है जो कि एबनॉर्मल फिनोटाइप शो कर रहा है, अगर उसमें म्यूटेशन होने के कारण वो नॉर्मल वाइल्ड टाइप बन जाए तो उसको हम कहते हैं रिवर्स और बैक म्यूटेशंस। फॉरवर्ड में था वाइल्ड टाइप जो है वो एबनॉर्मल फिनोटाइप जो है वो शो कर रहा है। इसमें क्या होगा रिवर्स वाले में कि एबनॉर्मल फिनोटाइप जो है उस वाला ऑर्गेनिज्म जो है म्यूटेशंस के कारण वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जाए। ये पहले वाले का उल्टा है। पहले वाले में वाइल्ड टाइप जो था वो एबनॉर्मल में चेंज हुआ म्यूटेशन के कारण, और दूसरे केस में क्या हुआ कि एबनॉर्मल फिनोटाइप जो किसी म्यूटेशन के कारण था उसमें फिर एक म्यूटेशन हुई और वो एबनॉर्मल फिनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म जो था वो वाइल्ड टाइप में चेंज हो गया। उसको हम कहते हैं रिवर्स और बैक म्यूटेशंस। अब ये जो रिवर्स और बैक म्यूटेशन है वो कई तरह की है। और पहली रिवर्स या बैक म्यूटेशन है उसमें है सिंगल साइट म्यूटेशन। सिंगल साइट म्यूटेशन क्या हुआ कि एक बेस जो है उसमें चेंज आने के कारण म्यूटेशन हो गया और फिर वो बेस जो था वो नॉर्मल में हो गया, तो उसको हम कहेंगे सिंगल साइट म्यूटेशन। सपोज हमारे पास नॉर्मल जो वाइल्ड टाइप जो था उसमें बेस जो है वो एडेनिन है। अब जब ये फॉरवर्ड म्यूटेशन होगी तो एडेनिन जो है वो ग्वानिन हो गई, तो ये फॉरवर्ड म्यूटेशन हुई, नॉर्मल से एबनॉर्मल फिनोटाइप शो किया। अब सिंगल साइट म्यूटेशन में क्या हुआ कि एडेनिन से ग्वानिन बना और ग्वानिन से बैक म्यूटेशन या रिवर्स म्यूटेशन के कारण ये फिर एडेनिन बन गया। सिंगल बेस है इसलिए इसको कहते हैं
सिंगल साइट म्यूटेशन, पहले फॉरवर्ड और उसके बाद बैक या रिवर्स और फिर एडेनिन, ये वाइल्ड टाइप फिर हो गया। उसके बाद है दूसरा म्यूटेशन सप्रेसर। अब सपोज पहली म्यूटेशन जो है ये एक पॉइंट पे हुई, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी म्यूटेशन। तो जो पहली म्यूटेशन हुई ये एक पर्टिकुलर साइट पे थी, इसको हम कहेंगे प्राइमरी म्यूटेशन। अब एक और म्यूटेशन हुई जो कि प्राइमरी म्यूटेशन से दूर थी। तो ये जो दूसरी म्यूटेशन हुई बी, जो कि प्राइमरी म्यूटेशन से दूर थी, अगर वहीं होती तो ये एडेनिन से ग्वानिन बना और ग्वानिन से फिर एडेनिन बन के रिवर्स हो जाती। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइमरी म्यूटेशन की एक पर्टिकुलर साइट थी जिसको मैंने ए से डिनोट किया, और जो दूसरी म्यूटेशन हुई ये पॉइंट बी पे हुई, इसको मैं कहूंगा सेकेंडरी म्यूटेशन। अब जो प्राइमरी म्यूटेशन थी उसका कोई ना कोई एबनॉर्मल इफेक्ट होगा। ये जो सेकेंडरी म्यूटेशन हुई अवे फ्रॉम द प्राइमरी म्यूटेशन साइट, उससे दूर, तो जो सेकेंडरी म्यूटेशन हुई उसने प्राइमरी म्यूटेशन के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया या जीरो कर दिया। सेकेंडरी म्यूटेशन जो कि प्राइमरी म्यूटेशन से दूर थी, उसने प्राइमरी म्यूटेशन के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया। उससे क्या होगा कि जो प्राइमरी म्यूटेशन का एबनॉर्मल इफेक्ट था वो नलिफाई हो गया और वो नॉर्मल फिनोटाइप जो है वो शो करेगा। ऐसी म्यूटेशंस को, जो कि एबनॉर्मल इफेक्ट वाली म्यूटेशंस को नलिफाई करते हैं, उसके इफेक्ट को जीरो करते हैं, हम कहते हैं म्यूटेशन सप्रेसर। तो सेकेंडरी म्यूटेशन ने क्या किया कि इस इफेक्ट को नलिफाई किया। तो ये हो गए म्यूटेशन सप्रेसर। म्यूटेशन को दबाने वाले, उसके इफेक्ट को खत्म करने वाले या दबाने वाले, उनको कहते हैं हम म्यूटेशन सप्रेसर्स या म्यूटेशन सप्रेसर। अब ये जो म्यूटेशन सप्रेसर्स हैं ये दो तरह के हैं, एक है एक्स्ट्राजीनिक और दूसरे हैं इंट्राजीनिक। एक्स्ट्राजीनिक सप्रेसर जो होंगे, अगर कोई म्यूटेशन एक पर्टिकुलर जीन में अकर करती है, सपोज म्यूटेशन प्राइमरी म्यूटेशन जो है जीन ए में, अब जो सेकेंडरी म्यूटेशन है वो अगर दूसरी जीन में अकर करे, सेकेंडरी म्यूटेशन जो है वो बजाय ए के वो अकर करेगी बी या सी जीन पर। तो ऐसी म्यूटेशन सप्रेसर्स को हम कहेंगे एक्स्ट्राजीनिक सप्रेसर। और एक दूसरा होगा, वो होगा इंट्राजीनिक सप्रेसर। अगर
जो सप्रेसर म्यूटेशन है वो उसी जीन में हो, सेकेंडरी म्यूटेशन जो है वो उसी जीन में हो जिसमें कि प्राइमरी जीन जो है वो पहले हो चुकी है। तो प्राइमरी म्यूटेशन जो है वो हुई जीन ए में और सेकेंडरी म्यूटेशन भी जीन ए में ही हुई। अब क्योंकि ये दोनों म्यूटेशन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही जीन में हो रही हैं, इसलिए इनको कहते हैं इंट्राजीनिक सप्रेसर्स। और ये सेकेंडरी जो होगी ये क्या करेगी, ये किसी न्यूक्लियोटाइड को अफेक्ट करेगी और उससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो हो जाएगी। तो जो इंट्राजीनिक सप्रेसर्स होंगे, जो प्राइमरी म्यूटेशन जिस जीन में अकर की ए में, उसी में सेकेंडरी भी ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी म्यूटेशन भी इसी में हुई, लेकिन उसमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिफरेंट होगा। और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जब इन्वॉल्व होगा तो वो जो चेंज हुआ था म्यूटेशन के कारण, जो चेंज हुआ था कोड वो रिस्टोर हो जाएगा। तो सेकेंडरी म्यूटेशन सेम जीन में अकर करेगी जिसमें कि प्राइमरी म्यूटेशन हुई है, लेकिन डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जो है वो इन्वॉल्व होगा और उससे नॉर्मल कोड जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। अगला जो रिवर्सल का मैकेनिज्म है म्यूटेशन को रिवर्स करने वाला, वो है फोटो रीएक्टिवेशन। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं और ये 2600 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स वेवलेंथ पर डीएनए इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और प्रोटीन जो हैं वो यूवी रेज को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो डीएनए जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो 2600 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स पे वेवलेंथ पे होगी। उस वेवलेंथ पे प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो मिनिमम होगी, बहुत कम होगी। अब जब कोई सेल, कोई ऑर्गेनिज्म इन अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोज होगा तो जो डीएनए है उसका, उस पे अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट आएगा। और ये इफेक्ट जो है वो आता है कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं उसके जो पिरिमिडिन, 2 पिरिमिडिन्स आइडेंटिकल, जो बिल्कुल एडजेसेंट हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना के एक डाइमर बना देंगे। जैसे अगर ये G है, ये C, ये C, ये G, ये T, A, T, A, G, C और C, G। तो जो इसमें पिरिमिडिन का जो डाइमर है, जो क्लोजली प्लेस्ड जो पिरिमिडिन्स हैं, खासकर थाइमीन, तो ये वाले जो 2 थाइमीन हैं एक स्ट्रैंड पर, वो आपस में लिंक हो जाएंगे। दोनों जो थाइमीन हैं उसके जो डबल बॉन्ड है 5 और 6 कार्बन का, 5 और 6 नंबर कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और उसकी वजह से
दोनों थाइमीन मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे या बॉन्ड बनाएंगे और एक थाइमीन डाइमर जो है वो बन जाएगा। तो ये थाइमीन है। दो थाइमीन जो क्लोजली प्लेस्ड हैं एक डीएनए स्ट्रैंड पर। तो ये थाइमीन मॉलिक्यूल्स हैं, दो क्लोजली प्लेस्ड हैं एक ही डीएनए स्ट्रैंड पर। तो ये जो जब यूवी रेज इस पे मॉलिक्यूल्स पे पड़ेंगी तो 2600 आर्मस्ट्रांग यूनिट्स पे जो यूवी वेवलेंथ है यूवी रेज की, उस पे डीएनए जो है यूवी रेज को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी। और इन दो थाइमीन के बीच में पांचवा और छठे के बीच में, पांचवा नंबर कार्बन और छठा नंबर कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और जब ये टूटेगा तो हमारे पास, तो इसमें पहला स्टेप तो हुआ कि 5 कार्बन और 6 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूट गया जब यूवी रेज की एब्जॉर्प्शन हुई डीएनए मॉलिक्यूल द्वारा। उसके बाद ये जो इन बॉन्ड के टूटने से क्या होगा कि ये दो मॉलिक्यूल जो हैं थाइमीन के, ये आपस में लिंक करेंगे और ये लिंक बन गया। तो दो थाइमीन मॉलिक्यूल जो हैं, थाइमीन जो हैं, वो मिलके एक डाइमर बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं डाइमर, और प्रोसेस को कहते हैं डाइमराइजेशन। तो यूवी रेज जो हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे 2600 आर्मस्ट्रांग यूनिट्स पे दो पिरिमिडिन्स खासकर थाइमीन के डाइमर बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइमराइजेशन। तो ये तो डाइमर बन गया अल्ट्रावायलेट रेज की जब एक्सपोज हुआ। अब क्या होगा? अब इसको रिवर्स करना है। ये तो म्यूटेशन होगी, हम रिवर्स म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गई यूवी रेज द्वारा म्यूटेशन। अब इसको रिवर्स करने के लिए जो ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको लाइट जो लेस देन 1600 आर्मस्ट्रांग यूनिट्स यूवी रेज की वेवलेंथ से कम वाली जो लाइट है, विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट जो है जिसकी वेवलेंथ जो है वो यूवी रेज की वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। तो जब ये लाइट से एक्सपोज होगा ये डाइमर, तो उसमें FADH रिड्यूस्ड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसमें होगा कि जो विजिबल लाइट से एक्सपोज होगा तो जो FADH जो है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कोएंजाइम है सेल में, वो एक्टिवेट होगा जब लाइट में एक्सपोज होगा। सेल जो है वो लाइट में एक्सपोज होगा जिस विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो 2600 से कम या 2400 के आसपास है। अब इस विजिबल लाइट, इस वेवलेंथ पे ये जो FADH जो है ये एक्साइट होगा क्योंकि एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल जाएगा। तो FADH जो है वो रेडिकल बन जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो थाइमीन डाइमर जो है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। ये थाइमीन डाइमर जो है उसका रेडिकल बन गया। तो जैसे ही ये डाइमर जो है थाइमीन वाला, ये एक रेडिकल बना क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है
उसने एब्जॉर्ब किया तो ये जो बॉन्ड है दो थाइमीन के बीच में ये ब्रेक कर जाएगा। तो ये जो लिंक है थाइमीन थाइमीन का ये ब्रेक कर जाएगा और डाइमर जो है वो मोनोमर में चेंज हो गया। तो मोनोमर जैसे ही बना वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल हो गया जो नॉर्मल मॉलिक्यूल था, वाइल्ड टाइप मॉलिक्यूल जो था। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो थाइमीन थाइमीन डाइमर ने एब्जॉर्ब किया था वो रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो ये जो FADH जो है रेडिकल इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके नॉर्मल FAD रिड्यूस्ड। तो क्योंकि ये जो डाइमर है ये मोनोमर्स में स्प्लिट किया है FADH की प्रेजेंस में, तो इसको कहते हैं फोटो रीएक्टिवेशन। फोटो इज फॉर लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में क्योंकि वो रिवर्सल हुई है तो और डाइमर जो है वो मोनोमर में स्प्लिट किया है और नॉर्मल DNA बन गया है, इसलिए इसको कहते हैं हम फोटो रीएक्टिवेशन। अब अगर DNA में ये थाइमीन थाइमीन डाइमर बन जाए और लाइट ना हो तो फ्लेंडर्स एंड बॉयस इन्होंने एक और मैकेनिज्म दिया, उसको हम कहते हैं डार्क रीएक्टिवेशन। पहले थी फोटो रीएक्टिवेशन क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में डाइमर जो था वो मोनोमर में स्प्लिट किया और DNA ओरिजिनल पे आ गया। इसमें लाइट की एब्सेंस में, इसलिए उसको डार्क रीएक्टिवेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो थाइमीन थाइमीन के बीच में डाइमर बना, जब ये थाइमीन थाइमीन के बीच में डाइमर बनेगा तो जो जिस स्ट्रैंड पे DNA स्ट्रैंड पे ये डाइमर बनेगा उसमें बल्जिंग हो जाएगी। अब होगा क्या, ये थाइमीन थाइमीन डाइमर बनाएंगे और उसके कारण इस डाइमर की जो एरिया है उसमें एक स्ट्रैंड में बल्जिंग हो जाएगी। अब एक एंजाइम जिसको प्रोबेबली वो एंडोन्यूक्लियेज है वो इस डाइमर के दोनों तरफ कट लगाएगा जो कि एंडोन्यूक्लियेज द्वारा है। एक कट ये लगा थाइमीन डाइमर के दोनों तरफ। जब ये कट लगेगा एंडो क्योंकि बीच में है तो ये एंडोन्यूक्लियस है, तो ये वाला पोर्शन जो है डाइमर वाला ये एक्साइज हो जाए। काट लिया गया, इसको कट लगी दो एंडोन्यूक्लियस द्वारा और इस पोर्शन को बाहर निकाल दिया। तो ये जो स्मॉल स्ट्रैंड जो है या शॉर्ट स्ट्रैंड है DNA का, ये एक्साइज हो गया या काट दिया गया। तो पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि क्योंकि ये बाहर वाला पोर्शन निकाल दिया गया है तो इस पोर्शन के जो एंड्स हैं ये वाला और ये, इसको वाइड करना पड़ेगा कोई और चीज़ डालने के लिए। तो जो दूसरा स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि एक एंजाइम एक्सोन्यूक्लियेज, क्योंकि बाहर की तरफ है, जो एक्सोन्यूक्लियेज है वो एक्ट करेगा इसलिए टू वाइडन दी गैप। जब ये पोर्शन हमने बाहर निकाल दिया, एक्साइज कर दिया, तो एक DNA स्ट्रैंड में उस प्लेस पे जहाँ पे ये डाइमर था वहाँ पे एक गैप आ गया और उस गैप को चौड़ा करने के लिए दूसरा एंजाइम जो है जिसको हम एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे क्योंकि वो गैप के है, तो ये बाहर वाला एंड हो गए तो उसको वो उस गैप को वाइडन कर देगा। तो ये पोर्शन निकाल दिया, ये इसको वाइड कर दिया। तीसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है
जिसमें डाइमर बना उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड है उसके ये जो दो बेसिस हैं ए और ए, ये एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे और अपोजिट स्ट्रैंड पर बेसिस जो हैं वो ऐड करेंगे। तो जो अपोजिट या कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है डीएनए का, उसके जो दो बेसिस हैं जिसके पैरेलल वो टी थे, वो वाला पोर्शन जो है एक्ट एज अ टेम्पलेट, और इस जगह पर जो है जो बेसिस हैं न्यूक्लिक एसिड के बेसिस जो हैं, इस केस में टी और टी जो है उनको रीसिंथेसाइज करेगा, रीसिंथेसाइज करेगा। तो इस केस में क्योंकि टी टी बाहर निकले हैं, यहाँ पैरेलल ए ए हैं, तो ये टी और टी जो हैं, ये ए जो है वो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो ये टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, और अपोजिट स्ट्रैंड जहाँ से हमने एक्सीजन की है, गैप को वाइडन किया है, उसमें वो रीसिंथेसिस होगी उन बेसिस की, और ये रीसिंथेसिस करेगा एक और एंजाइम जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। अब वो ए के पैरेलल टी जो है वो दो थाइमीन जो हैं, जो हमने रिमूव किए थे डाइमर फॉर्मेशन के कारण, क्योंकि लाइट नहीं थी इसलिए फोटो रिएक्टिवेशन नहीं हो सकी, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये रिमूव होगा, एक्सीजन होगी, और जो चौथा एंजाइम आएगा वो इनको स्ट्रैंड के साथ जोड़ देगा। तो डीएनए लाइगेज जो है वो लास्ट फंक्शन जो है उनको जोड़ने का वो परफॉर्म करेगा। तो चौथा स्टेप जो होगा, ये जो गैप था इसको क्लोज कर दिया गया, और इसके लिए एक एंजाइम यूज हुआ डीएनए लाइगेज, लाइगेशन होगी, जोड़ दिया गया। तो हमारे पास चार एंजाइम जो हैं डार्क रिएक्टिवेशन के लिए या डार्क रिएक्शन के लिए यूज होते हैं। पहला हुआ एंडोन्यूक्लियस, जो कि बीच में थाइमीन डाइमर के दोनों तरफ कट मारेगा। दूसरा हुआ वो जो डाइमर वाला पोर्शन है वो जो अलग होगा, एक्सीजन होगी उसकी शॉर्ट स्ट्रैंड की, उसके गैप को बढ़ाने के लिए, चौड़ा करने के लिए, टू वाइडन द गैप, एक दूसरा एंजाइम जो होगा वो एक्सोन्यूक्लियस होगा। अब जो स्ट्रैंड जो ए वाला है, क्योंकि टी रिमूव किया है, तो ए वाला जो है वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करके पैरेलल टी और टी की सिंथेसिस करेगा, और वो पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के कारण होगा, रीसिंथेसिस हो जाएगी टी और टी की। और जब ये रीसिंथेसिस होगी तो फाइनली उस गैप को भरने के लिए चौथा एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज, और हमारे पास जो डीएनए ओरिजिनल फॉर्म में था वो आ गया। तो पहले वाले में फोटो वाला आया, तो उसमें लाइट के कारण डाइमर जो थे वो बॉन्ड टूटे, और बॉन्ड टूटने के कारण जो एफडीएच जो है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा लाइट की प्रेजेंस में, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डाइमर में दे देगा, तो थाइमीन रेडिकल बन जाएंगे, और उसके बाद थाइमीन रेडिकल बनने के कारण ये दोनों ब्रेक कर जाएंगे, और दो थाइमीन अलग हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो अपने एफएडीएच के पास वापस आके नॉर्मल मॉलिक्यूल बना देता है। तो उसमें एक्सीजन कोई नहीं होगा। दूसरे केस में क्योंकि लाइट यूज नहीं की, इसलिए चार एंजाइम का यूज करके उस पर्टिकुलर पोर्शन को पहले कट किया, रिमूव किया, और उसके बाद उस पोर्शन को रीसिंथेसाइज किया,
और उस गैप को भरने के लिए फिर हमने डीएनए लाइगेज का यूज किया। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू फिनोटिपिक इफेक्ट। जो पहला क्लास है इसकी वो है डोमिनेंट म्यूटेशंस। तो जो डोमिनेंट म्यूटेशंस होंगी वो जब भी कोई म्यूटेशन होगी तो क्योंकि वो डोमिनेंट है तो वो अपने आप को प्रोजनी में इंडिविजुअल में एक्सप्रेस करेगी और मैक्सिमम म्यूटेशन जो हैं वो डोमिनेंट म्यूटेशंस होती हैं, इसलिए वो अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करती हैं। और डोमिनेंट म्यूटेशन की जो एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में है वो है एनीरिडिया। एनीरिडिया का मतलब है आइरिस जो है वो इंडिविजुअल में एब्सेंट होगा, एब्सेंस ऑफ आइरिस आई में। दूसरी जो म्यूटेशंस हैं फिनोटिपिक के हिसाब से वो हैं रिसेसिव म्यूटेशंस। ऐसी म्यूटेशंस जिनका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है वो बहुत कम हो और इमीडिएट ना हो, एक या दो जनरेशन्स के बाद उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आता है, जब वो रिसेसिव म्यूटेशन जो है वो दोनों ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। जो तीसरी टाइप जो है फिनोटिपिक इफेक्ट के हिसाब से वो हैं लीथल म्यूटेशंस। ये जो लीथल म्यूटेशंस हैं वो तीन तरह की हैं। एक तो है लीथल, ऐसी म्यूटेशन जिनकी प्रेजेंस के कारण उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए। ऐसी म्यूटेशंस जिनके कारण उस ऑर्गेनिज्म जिसमें ये प्रेजेंट हैं उसकी डेथ हो जाए। डेथ इमीडिएट भी हो सकती है, स्टिल बॉर्न चाइल्ड की फॉर्म में भी हो सकती है, या न्यूली बॉर्न जो चाइल्ड है वो उसकी डेथ जो है वो इमीडिएट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं लीथल म्यूटेशंस। दूसरी जो हैं वो हैं सब वाइटल्स। सब वाइटल म्यूटेशंस हैं उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें ये अकर कर रही हैं, उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है। तो लाइफ जो है उस ऑर्गेनिज्म की बहुत कम होती है। लीथल तो नहीं है लेकिन सब वाइटल में उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं हम सब वाइटल। और एक म्यूटेशन, लीथल म्यूटेशन जो है उसको हम कहते हैं सुप्रा वाइटल म्यूटेशन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसी म्यूटेशन हो जिसको हम सुप्रा वाइटल म्यूटेशन कहते हैं, उसमें जो नॉर्मल लाइफ पीरियड है ऑर्गेनिज्म का उससे ज़्यादा लाइफ जो है उस ऑर्गेनिज्म की होगी। नॉर्मल अगर वो 1 साल की लाइफ है, लाइफ स्पैन जो है वो 1 साल का किसी ऑर्गेनिज्म का, तो जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सुप्रा वाइटल म्यूटेशंस होती हैं वो 1.5 से 3 साल तक सर्वाइव करते हैं। तो जो लाइफ पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाती है, वो लंबी हो जाती है, उसको कहते हैं हम सुप्रा वाइटल म्यूटेशंस। अगली क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशंस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये म्यूटेशंस किस क्रोमोसोम में हो रही हैं उसके हिसाब से हमारे पास, क्योंकि क्रोमोसोम 2 टाइप के हैं तो ये म्यूटेशंस भी 2 तरह की हैं। एक तो हैं ऑटोसोमल म्यूटेशंस जो कि ऑटोसोम्स में होंगी, तो दूसरी टाइप की जो हैं वो दूसरे टाइप के क्रोमोसोम हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो उसको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। और ये म्यूटेशंस जो हैं वो होंगी सेक्स
क्रोमोसोम्स में। फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में और मेल में एक्स या वाई क्रोमोसोम में म्यूटेशंस होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्रोमोसोम, दो टाइप के क्रोमोसोम हैं, ऑटोसोम तो ऑटोसोमल म्यूटेशंस, सेक्स क्रोमोसोम तो सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशंस।